हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने एटम चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस की बात की थी, एमसीक्यूज़ की बात की थी। तो आज का जो लेक्चर है उसमें मैं एमसीक्यूज़ की बात करूँगा, जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ थे। ठीक है, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए जितने क्वेश्चंस हो सके मैं शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो देखो 6th नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोल रहे हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स सजेस्टेड दैट, मतलब भाई रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, आपको पता है। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया ना उसके कंक्लूजन्स, ठीक है, क्या क्या थे और उसके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस उसके क्या क्या थे और उसके कंक्लूजन्स क्या क्या थे। अगर ये हमको पता है तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सजेस्टेड दैट साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट, मतलब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट जो किया था, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर, एटम के ऊपर, सॉरी। ठीक है, तो एटम के ऊपर उसने जो रिसर्च की तो रिसर्च से उसने क्या पता लगाया, उसका सबसे बड़ा कंक्लूजन क्या था, उसका सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट से, कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है इज़ अबाउट 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम ये बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, 7th नंबर मैंने कट कर दिया, वो ज़्यादा मतलब काम का था नहीं, वो थोड़ा हार्ड लेवल का था। अभी सीबीएसई बोर्ड के लिए इतना इनफ है तो उसको मैंने हटा दिया वहाँ से। ठीक है, फिर भी अगर आपको देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है भाई, बोर का जो हाइड्रोजन एटम का जो मॉडल था, ठीक है, उसमें कुछ पोस्टुलेट्स थे, ठीक, उसमें कुछ कंक्लूजन्स थे, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। तो इसमें मतलब चार हमको स्टेटमेंट दे रखे हैं, चार में से हमको एक गलत बताना है कि कौन सा रॉन्ग होगा। ठीक है, इज नॉट करेक्ट मतलब सही नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला जो इसमें ऑप्शन है उसमें क्या बोल रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम could revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट वाली जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज एल एन इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है भाई, पहला ये स्टेटमेंट बिल्कुल पोस्टुलेट्स था सेकंड नंबर बोर के एटॉमिक मॉडल का, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर हो। ठीक है, इसका मतलब ये सही है, गलत नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब आप ये सॉरी ऑप्शन नंबर बी था, आई एम रियली रियली सॉरी। ठीक है भाई, ये ऑप्शन नंबर बी था, बी भी सही है आपका और ये ए भी सही। भाई स्टेबल जो ऑर्बिट्स होंगे ना उन्हीं के अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है, और विदाउट द एमिजन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, मतलब किसी भी रेडिएंट एनर्जी को एमिजन किए बिना। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन of its stable orbit to lower orbit, then a photon emitted with energy h nu is equals to ef minus ei। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, जैसे ये मान लो न्यूक्लियस है, इसके आगे ये एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है ना, तो एनर्जी लेवल्स हैं, जब इलेक्ट्रॉन जो है इसमें बोल रहा है कि फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्टेबल ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, मतलब हायर ऑर्बिट से जब कोई इलेक्ट्रॉन, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है और लोअर ऑर्बिट के अंदर आएगा। ठीक है, तो जो एनर्जी होगी, जो फोटोन की एनर्जी होगी, ये पता है यहाँ से फोटोन एमिट करेगा, इस फोटोन की जो एनर्जी होती है ना एच न्यू, दैट इज हम बोल सकते हैं फाइनल एनर्जी माइनस होती है इनिशियल एनर्जी। ठीक है, ये भी बोर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा इसके अंदर। ऑप्शन नंबर डी पे आ जाओ, बोर मॉडल इज एप्लीकेबल टू ऑल एटम्स, नो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एंड H प्लस लाइक एटम,
हाइड्रोजन से रिलेटेड एटम और हाइड्रोजन एटम, केवल इसी के लिए एप्लीकेबल था। तो ये वाला जो डी स्टेटमेंट है डी, ये बोर मॉडल के कुछ जो पोस्टुलेट्स थे उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर होगा, सॉरी। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन सही थे, इसलिए हमने इनको ऑप्शन में आंसर नहीं दिया। डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भैया, चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, देखो जो भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, अब देखो इसके अंदर है ना, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पास्चन सीरीज होती क्या है, पास्चन सीरीज कौन से रीजन में बनती है, और पास्चन सीरीज के लिए जो वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, तो ये अगर हमको पता है तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो चलो ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहली बात, पास्चन सीरीज की अगर मैं बात करूं तो पास्चन सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जस्ट वेट, मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सॉरी, पास्चन सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, आप थ्योरी पढ़ोगे ना, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे आपने पढ़ रखी होगी थ्योरी तो, ठीक है, एग्जाम्स आ रहे हैं। तो पास्चन सीरीज के लिए जो लैम्डा वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखना, 1/λ इज इक्वल्स टू होता है आर। ठीक है, और होता है 1/n1² माइनस 1/n2²। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/n1²। n1 का मतलब होता है यहाँ पे 3 पास्चन सीरीज के लिए, तो 3² माइनस 1/n2²। ठीक है, n2 को मैं बेसिकली n बोल देता हूँ, तो यहाँ पे हो गया n²। ठीक, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपसे क्वेश्चन के अंदर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें, छोटी से छोटी वेवलेंथ पास्चन सीरीज के लिए मिनिमम वेवलेंथ, तो हमेशा ध्यान रखना जो n होगा n, ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n की वैल्यू हमेशा आपको लेके चलनी है इनफाइनाइट। क्या लेके चलनी है? इनफाइनाइट। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए अगर आपको n1 n2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब तो हम यहाँ पे n1 n2 लेके नॉर्मल जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं वैसे कर देंगे। ठीक है, और नॉर्मली अगर आपसे पास्चन सीरीज के लिए वेवलेंथ पूछिए, तब हम लोग यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक है, या 1 रख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ रहे हैं ना, तब हम n की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। n की वैल्यू जब यहाँ पे आप इनफाइनाइट रखोगे तो 1/λ इज इक्वल्स टू आ जाएगा r, और ये हो जाएगा 1/9, और माइनस हो जाएगा 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। ठीक, अब आगे सोल्व करते हैं। अब सिंपल सी बात है, 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, ये वाली टर्म तो यहाँ से हो गई 0, इसका तो कोई मामला ही नहीं है। ठीक है, तो 1/λ जो है वो आ गया r/9 के इक्वल। इसके बराबर आ गए स्टूडेंट्स r/9 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा निकालूँ तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9/r। ठीक है, अब r जो है वो एक तरह का रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, तो हम यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और r की जो वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो r की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से देखो r की वैल्यू रखेंगे, सॉरी, तो इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास में लैम्डा इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, r की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷। ठीक, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, तो देखो इसको सोल्व करेंगे, मैं सोल्व नहीं कर रहा यहाँ पे, आप लोग देख लेना। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आएगा अप्रोक्स 8.20 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 820, और ये हो सकता है नैनोमीटर। ठीक है, तो लैम्डा की जो वैल्यू है देखो यहाँ पे, हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन ए गिगनर मार्सडन, सुनिएगा ध्यान से, एक्सपेरिमेंट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सीधा अप्रोच पूछिए आपसे, ठीक है ना,
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और एक होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ ए 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटरली टू रेस्ट एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, ठीक है। मतलब वो जो एल्फा पार्टिकल होता है, जैसे मान लो ये एटम है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये एल्फा पार्टिकल है, मान लो ये गया और वापस से अपने पाथ को ये क्या करता है, रिट्रेस करता है। तो ये न्यूक्लियस के कितना क्लोज होता है, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है ना, इसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो अपन को ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है डी। अब देखो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल्स टू 2kZe² और डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, ठीक है। 2kZe² और अपॉन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो इसके अंदर k जो है, ये k हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले से। k जो है वो होता है 1/4πε0। क्या होता है, 1/4πε0 और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, जेड की, ठीक है। तो जेड जो है वो प्रोटॉन्स नंबर हो गया, ठीक है। किसकी बात कर रहा था ये इसके अंदर, ये बात कर रहा था एल्फा पार्टिकल की, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो जेड है वो गोल्ड न्यूक्लियस के लिए दे रखा है 79, तो जेड की वैल्यू हो गई यहाँ पे बेसिकली 79, ठीक। जेड के बाद हमको पता है ई जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू होती है और ई का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक। और जो काइनेटिक एनर्जी है, इसको ध्यान से सुनना भाई, काइनेटिक एनर्जी को वो दे रखी है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मेगा का मतलब आप सभी जानते हो कितना होता है, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कन्वर्ट कर लेंगे जूल के अंदर, तो ध्यान रखना जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो कितनी जूल के बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 जूल। तो हो जाएगा 7.7 × 10⁻6, ठीक है, इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ से बेसिकली जब हम इस पूरी टर्म को सोल्व करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी एल्फा पार्टिकल की, ठीक है, किसके लिए, गोल्ड के लिए, वो आएगी 1.2 × 10⁻⁻12 जूल। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ है ना इस फॉर्मूले में रख देंगे और आंसर निकाल देंगे, ठीक है। चलो पुट करते हैं वैल्यूज़। तो देखो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × 9 इंटू, ठीक है। उसके बाद में है अपने पास में जेड, ठीक है, जेड की वैल्यू है कितनी, 79, ठीक, इंटू ई² है तो 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर और डिवाइड बाय हो जाएगा अपने पास में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, 1.2 × 10⁻⁻12 जूल। अब देखो इस पूरी टर्म को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करूँगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप कैलकुलेटिव पार्ट जो है वो अच्छा रखोगे ना, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो डी का वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास में 3 × 10⁻⁻14 मीटर। ये एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, शायद एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है। तो D इज इक्वल्स टू 30 फर्मी मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको हम 30 फर्मी मीटर लिख सकते हैं, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 से डिवाइड कर दूँ तो ये तो पावर में बदल जाएगा और ये 3 × 10 30 हो जाएगा। तो 30 फर्मी मीटर इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए वो आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैं या तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा या इस PDF का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।